सब्सक्राइब कीजिए आर के लर्निंग चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आर के लर्निंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब? फ्रेंड्स, आज हम करेंगे कोहलबर्ग का सिद्धांत, जिसे कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें क्या है फ्रेंड्स, इसमें नैतिक अवस्थाओं के बारे में बताया गया है। ये टॉपिक भी हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। यहाँ से सीटेट एंड अदर टेट्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कई बार तो मल्टीपल क्वेश्चंस आ जाते हैं फ्रेंड्स, इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसे आप अच्छे से ध्यान से समझिएगा। फ्रेंड्स, पियाजे की थ्योरी को हमने कल डिस्कस किया था और कोहलबर्ग की उन्हीं से प्रभावित थ्योरी है, ठीक है। इन्होंने मॉरल डेवलपमेंट पर वर्क किया, अपनी धारणाएं, प्रयोग, एक्सपेरिमेंट्स, डिसीजंस ये सब प्रस्तुत किए, ठीक है। फ्रेंड्स, कोहलबर्ग की थ्योरी से रिलेटेड जितने भी मेन पॉइंट्स हैं, हम एक एक करके उन सब मेन पॉइंट्स को शॉर्ट में और इजी ट्रिक्स के साथ फास्ट करते चलेंगे। प्लीज़ आप वीडियो ध्यान से देखना, समझना और पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। आइए देखते हैं फ्रेंड्स लॉरेंस कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। सबसे पहले फ्रेंड्स समझना होगा कि मोरालिटी होती क्या है, ठीक है। नैतिकता किसे कहते हैं? फ्रेंड्स, ये एक कॉन्सेप्ट होता है, एक संप्रत्यय होता है। कैसा कॉन्सेप्ट होता है फ्रेंड्स? जिस पर हम सही या गलत इनकी पहचान करते हैं कि कोई चीज़ अच्छी है या बुरी है। उसके डिफरेंसेस को, उसके इफ़ेक्ट्स को हम जानते हैं, पहचानते हैं। और इस कॉन्सेप्ट से हमारी इस तरह की समझ बढ़ती है कि ये चीज़ अच्छी है, ये करना सही है, ये करना गलत है। जब हमें पहचान होने लग जाती है फ्रेंड्स कि ये चीज़ अच्छी है, ये बुरी है, ये सही है या गलत है, तो हमारे डिसीजंस बनने लग जाते हैं, हम अपने निर्णयों का निर्माण करने लगते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को हम मोरालिटी कहते हैं। और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है फ्रेंड्स? इसके अंतर्गत सर्टेन रूल्स और हमारी वैल्यूज़ ये सब इंक्लूड होता है, क्योंकि फ्रेंड्स मोरालिटी इंसान के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। फ्रेंड्स, एक अच्छा इंसान होने के लिए हमारी मोरालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। इसी सिद्धांत को कोहलबर्ग ने अपनी थ्योरी के माध्यम से प्रस्तुत किया है। नैतिकता के सिद्धांत में फ्रेंड्स कोहलबर्ग ने कई अवस्थाओं का वर्णन किया है। क्वेश्चन यहीं से बनता है फ्रेंड्स, इसलिए अवस्थाएं आप अच्छे से कीजिएगा। बेसिकली 3 लेवल हैं फ्रेंड्स इस सिद्धांत के और 6 उसकी स्टेज हैं, ठीक है। और यहीं से अक्सर क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इनको अच्छे से ध्यान से समझिएगा। जो अवस्थाएं हैं उसके चरण हैं, ये सब आप अच्छे से कर लीजिए, आपकी कोहलबर्ग की थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, ये तो थी कुछ स्टार्टिंग में हमारी इम्पोर्टेंट बातें जिनको जानना ज़रूरी था। आइए अब इस सिद्धांत को डिस्कस करते हैं। कोहलबर्ग ने ये थ्योरी हमें कैसे दी फ्रेंड्स, वो देख लेते हैं। देखना, लॉरेंस कोहलबर्ग ने 10 से 16 वर्ष तक के बच्चों से प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण करके ये सिद्धांत प्रतिपादित किया। उन्होंने 10 to 16 ईयर्स के बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया, उनका डाटा कलेक्ट किया फ्रेंड्स, एनालिसिस किया और जो उनको तथ्य मिले फ्रेंड्स उनका विश्लेषण करके उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कितनी एज तक के बच्चों को लिया उन्होंने? 10 से 16 वर्ष तक के बच्चों को। और फ्रेंड्स, जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने क्या पाया कि जब बालकों को नैतिक संघर्षों का सामना करना पड़ता है तो उनकी तार्किकता अधिक महत्वपूर्ण होती है, ना कि उनका अंतिम निर्णय, ठीक है। उनकी जो लॉजिकल पावर होती है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, उनकी डिसीजन मेकिंग जो पावर होती है उसका इतना ज़्यादा रोल नहीं रहता है। और कोहलबर्ग ने क्या धारणा बनाई फ्रेंड्स कि बालक अपनी विकास की अवस्था में 3 सत्रों से गुजरकर अपनी नैतिक तार्किकता की योग्यताओं को विकसित कर पाते हैं। उनकी थ्योरी में क्या निकल कर सामने आया फ्रेंड्स कि उन्होंने कहा है कि बालक की जो विकास की अवस्था है उसको 3 स्टेज से गुजरना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद उसकी नैतिक तार्किक योग्यताएं हैं वो डेवलप हो जाती हैं। और फ्रेंड्स, नैतिक तार्किकता की योग्यताओं को विकसित करने के लिए बालक जिन अवस्थाओं से, जिन 3 सत्रों से गुजरता है, अब हम उन नैतिकता के सत्रों को समझ लेते हैं। पहला जो सत्र है फ्रेंड्स वो हमारा देखिए प्राक रूढ़िगत नैतिकता का सत्र, इसे हम कहेंगे लेवल ऑफ प्री कन्वेंशनल लेवल। यह अवस्था कब तक होती है फ्रेंड्स?
ये 4 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की आयु की अवस्था होती है। ओके, और इसमें होता क्या है फ्रेंड्स, इस अवस्था में देखिए नैतिक तर्कना जो होती है, मोरल रीजनिंग, वो जो बालक की है दूसरे लोगों के मानकों से निर्धारित होती है, ना कि सही या गलत के अपने आंतरिकृत मानकों के द्वारा। ठीक है, बच्चा दूसरे के मानकों से प्रभावित होता है क्योंकि फ्रेंड्स उसकी अभी डिसीजन पावर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं बनी है। ओके, इस प्री कन्वेंशनल लेवल की भी 2 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, इसकी 2 स्टेज होती हैं हमारी। एक होती है दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुखता, जिसे हम पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन स्टेज बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, जो ये दंड और आज्ञाकारिता वाली स्टेज होती है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, बच्चे हैं जो वो दंड से दूर रहने का अभिप्रेरण उनका अधिक मजबूत होता है। वो मतलब पनिशमेंट को पसंद नहीं करते, कोशिश करते हैं कि उनको कोई ना डांटे, ना कोई पनिशमेंट दे। इसके अलावा क्या होता है, इस अवस्था में बच्चे प्रतिष्ठित या शक्तिशाली व्यक्ति जैसे कि उनके माता पिता हो गए, उनके प्रति ज़्यादा सम्मान दिखलाते हैं, रिस्पेक्ट दिखलाते हैं, ताकि उसे कोई दंड ना मिल सके। इसका फ्रेंड्स मेन पॉइंट ये समझिए कि इसमें पनिशमेंट को बच्चा लाइक नहीं करता। ठीक है, सबके प्रति रिस्पेक्ट रखना चाहता है और सबसे ये उम्मीद रखता है कि कोई उसे ना डांटे, कोई उसे दंड ना दे। और सेकंड स्टेज होती है फ्रेंड्स साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता। आप इंग्लिश में भी इनके नाम लर्न करके रखना फ्रेंड्स, क्योंकि हिंदी में थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाओगे ये बड़े बड़े से नाम देखकर, इसलिए आप इसे इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन, इस स्टेज के नाम से भी आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है, और इस अवस्था में क्या होता है फ्रेंड्स, बच्चे में अदला बदली वाला भाव है जो वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, जो उसके साथ जैसा करता है वो उसके साथ वैसा करने की कोशिश करता है। और क्या होता है फ्रेंड्स, इस स्टेज में पारस्परिकता और सहभागिता इनके स्पष्ट सबूत प्रदान करने लग जाते हैं। ठीक है, उनके अंदर मिलजुल कर रहने की, कोऑपरेट करने की, इस तरह की फीलिंग आने लग जाती हैं। लेकिन क्या होता है कि उनके अंदर छल योजित और आत्म परिपूरक पारस्परिकता होती है, यानी मैनिपुलेटिव उनका बिहेवियर हो जाता है और थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड होने लग जाते हैं। इसलिए फ्रेंड्स यहाँ बच्चों में स्टेज में अदला बदली वाला जो भाव है वह स्ट्रॉन्ग बनने लग जाता है। हमारा है सेकेंड लेवल, और ये कौन सा है, रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, जिसे हम लेवल ऑफ कन्वेंशनल मोरालिटी भी बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, यह एज कब तक की होती है फ्रेंड्स, यह अवस्था 10 से 13 साल तक की, 10 to 13 ईयर तक की होती है। यहाँ पर क्या होता है, बच्चे दूसरे के स्टैंडर्ड्स को अपने में आंतरिकृत कर लेते हैं और उन्हीं मानकों के अनुसार फिर सही या गलत का निर्णय कर लेते हैं। मतलब वो दूसरों से ज़्यादा प्रभावित होने लग जाते हैं और उसी के अनुसार उनकी सोच समझ, उनके डिसीजंस बनने लग जाते हैं। ये हमारा हो जाता है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। फ्रेंड्स, इस स्टेज में बच्चा उन सभी एक्टिविटीज़ को सही समझता है जिससे वो दूसरों की हेल्प कर सकता है, यानी कि वो इस एज में अपनी जैसे दोस्ती निभाने वाली बातें हैं और दूसरे की मदद करने वाली चीज़ें हैं, उनको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता है। दूसरे लोग उसकी तारीफ़ करें बस ये उम्मीद रखता है और इसलिए वो थोड़ा सोशल होने की कोशिश करता है। कौन सी एज में, 10 से 13 साल की एज में। और इसका सेकेंड पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, इस एज में बच्चा गुड बॉय, नाइस गर्ल ओरिएंटेशन वर्क करता है। वो उत्तम लड़का, अच्छी लड़की, इस तरह की जो मोटिवेशन होती है उसकी तरफ अग्रसर होते हैं। इस अवस्था में बच्चों में स्वीकृति पाने और अस्वीकृति, डिसअप्रूवल से दूर रहने का अभिप्रेरण तीव्र होता है। इसकी मेन चीज़ क्या है फ्रेंड्स, कि इस स्टेज में बच्चा ये सोचता है कि उसके सब कामों की खूब तारीफ़ हो। ठीक है, वो तारीफ़ चाहता है और उसको कोई डिसअप्रूवल करे, अस्वीकृति दे उसे, इस चीज़ से वो दूर रहने की कोशिश करता है। ये हो गया फ्रेंड्स हमारा रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, लेवल ऑफ कन्वेंशनल मोरालिटी। देखा कितना इजी है ना फ्रेंड्स, बस थोड़ा सा समझ लीजिए, इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस आप स्टेजेस को लर्न कर लीजिए कि ये स्टेज हैं और इस लेवल की हैं। 3 लेवल हैं और उसकी 2 करके 6 स्टेज हो जाती हैं। बस इन्हीं को एक बार अच्छे से आप समझ लीजिए, आपकी कोहलबर्ग की थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए फ्रेंड्स, उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, लेवल ऑफ पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। इस अवस्था में क्या होता है, देखिए बच्चों में जो नैतिक आचरण होता है पूर्णतः आंतरिक नियंत्रण में होता है, उनके इंटरनल कंट्रोल में होता है। ठीक है,
और ये मोरालिटी का सबसे हाईएस्ट लेवल होता है, नैतिकता का सबसे उच्च स्तर होता है। इसमें क्या होता है, नैतिकता जो है ट्रू मोरालिटी का ज्ञान बच्चों में हो जाता है। और इसके अंदर भी हमारी फिर दो अवस्थाएं, दो स्टेजेज आ जाती हैं फ्रेंड्स, और वो कौन कौन सी हैं आइए वो देख लेते हैं। एक है हमारी सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, जिसे हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस अवस्था में क्या होता है, बच्चे या किशोर उन व्यक्तिगत आधार इंडिविजुअल राइट्स या नियमों का आदर करते हैं जो प्रजातांत्रिक रूप से, जो डेमोक्रेटिकली मान्य होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा थर्ड लेवल जो होता है बच्चे का, वो हाईएस्ट होता है, मोरालिटी का हाईएस्ट होता है इसमें, क्योंकि उसमें सोच समझ बनने लग जाती है। और इसकी जो उप अवस्था है ये हमारी सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, इसमें वह प्रजातांत्रिक सोच वाला बच्चा बन जाता है और लोगों के कल्याण से रिलेटेड फीलिंग्स उसके अंदर आती है। ऐसे ही कार्यों को वह महत्व देता है और उसके अंदर एक सोच बनने लग जाती है कि जो समाज का सबसे अच्छा कल्याण तभी होगा जब समाज के सब सदस्य उसके नियमों का आदरपूर्वक पालन करते हैं। और फ्रेंड्स, अब देखते हैं हमारा सेकंड स्टेज, सार्वत्रिक नीतिपरक सिद्धांत उन्मुखता। इसे हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। ओके फ्रेंड्स, इस अवस्था में क्या होता है, बच्चों में अपने नैतिक नियमों, उनके एथिकल जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनको प्रोत्साहित करने और आत्म निंदा से बचने का अभिप्रेरण उनका तेज गति से होता है। फ्रेंड्स, ये उच्चतम सामाजिक स्तर की उच्चतम अवस्था होती है, हाईएस्ट स्टेज होती है, जहाँ पर किशोरों में सार्वत्रिक नैतिक नियम, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स की नैतिकता वो बरकरार रहती है। ये हो गई हमारी थर्ड लेवल की सेकंड स्टेज। इस सिद्धांत की कुछ सीमाएं भी हैं फ्रेंड्स, आइए कोहलबर्ग थ्योरी की लिमिटेशन भी देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारी, इस सिद्धांत की सबसे मेन सीमा क्या है फ्रेंड्स, मेन इसकी लिमिटेशन क्या हो गई कि इसमें वास्तविक व्यवहार की अवस्था की अपेक्षा तार्किकता पर अधिक ध्यान दिया जाता है। और दूसरी ये है फ्रेंड्स कि ये एक सामान्य अन्वेषण है ये, और इसमें प्रत्येक अवस्था के बालक के आसपास जब कोई प्रेक्षक न हो तो वह अपने आयु वर्ग की नकल करते हैं और उन्हें उत्तर बता देते हैं, मतलब ऑनेस्टी नहीं रहती है बच्चे के अंदर इस एज में। और फिर इससे क्या शो होता है फ्रेंड्स, यह दर्शाता है कि बालक के नैतिक व्यवहार बहुत वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं। ठीक है, उनकी जो मोरल बिहेवियर है वो इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ होता। ओके फ्रेंड्स, एक बार इसे फास्ट रिवाइज कर लेते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार क्या होता है, नैतिक विकास की 3 मुख्य अवस्थाएं होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके 3 मेन लेवल हो गए और इन अवस्थाओं का क्रम निश्चित होता है। ये अवस्थाएं कौन सी होती हैं, एक होती है हमारी 4 से 10 वर्ष की, जिसे हम बोलते हैं प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। दूसरी अवस्था होती है फ्रेंड्स 10 वर्ष से 13 वर्ष तक की, 10 ईयर से 13 ईयर्स तक की, और इसे हम बोलते हैं रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। और थर्ड लेवल होता है फ्रेंड्स उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, जो बालक का हाईएस्ट मोरल लेवल होता है। अब ये बस की पॉइंट्स रिवाइज कर रहे हैं फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर में नैतिक तर्कना, जो मोरल रीजनिंग होती है, वह दूसरे लोगों के मानकों से निर्धारित होती है। ठीक है, बच्चा किसी व्यवहार को अच्छा या बुरा उसके भौतिक परिणामों के आधार पर करते हैं, मतलब दूसरे लोगों के इन्फ्लुएंस में होता है बच्चा और उसकी खुद की अभी कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती है। दूसरी स्टेज में क्या होता है फ्रेंड्स, रूढ़िगत नैतिकता का स्तर होता है ये हमारा। इसमें बच्चा उन सभी एक्टिविटीज़ को सही समझता है जिससे वह दूसरे लोगों की मदद कर सकता है और दूसरे लोग उसकी तारीफ़ करें, उसको शाबाशी दें। ठीक है, वो उन सब चीज़ों को महत्व देता है। फ्रेंड्स, हमारा थर्ड लेवल होता है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। इसमें बच्चों का नैतिक आचरण है, जो उनकी मोरालिटी है, वो हाईएस्ट लेवल पर होती है फ्रेंड्स। ठीक है, और उनका आंतरिक नियंत्रण मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, इंटरनल कंट्रोल में होते हैं वो, और इसमें नैतिकता का ज्ञान बच्चों में हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, हमने कोहलबर्ग की थ्योरी को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और फ्रेंड्स, इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिन भी एग्जाम्स में आए हैं वो सब हम CDP 600 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वाली सीरीज़ में डेली वीडियोज़ में कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आप क्वेश्चंस वाली वीडियोज़ को भी देखते रहिएगा और ये थ्योरी की हम स्पेशल वीडियोज़ बना रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I gave you my heart.